जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नई क्लास में। आज हम लोगों का डे 4 है और हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फिर से 15 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ईसीजी में टी वेव किसका कारण होती है? ऑप्शन है आपका वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, एट्रियल डिपोलाइजेशन, एट्रियल रिपोलाइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन। टी वेव हृदय की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का वह भाग होता है जो वेंट्रिकल्स के रिपोलाइजेशन को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की लीड थ्री की स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन है आपका राइट लेग टू राइट आर्म, लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म, राइट लेग टू लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग टू राइट आर्म। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म। व्याख्या आपको नीचे सामने दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को रोककर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, ईसीजी करते समय V1 लीड को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन है आपका लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। प्रश्न संख्या 4, 12 लीड ईसीजी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निदान के लिए किया जाता है? कुछ कंडीशंस है, डिसरिथमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, चेंबर इनलार्जमेंट एंड इंजरी, मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटी, पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन देखते हैं। ए बी सी जो है कंडीशन दिया हुआ है वो होगा। ऑप्शन बी देखिए बी सी डी, ऑप्शन सी है ए बी डी, ऑप्शन डी है ए सी डी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बी सी। मतलब है कि डिसरिथमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, चेंबर इनलार्जमेंट एंड इंजरी, चेंबर इनलार्जमेंट एंड इंजरी, मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, एक हेल्दी मैन में औसत सिस्टोलिक प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है आपका 150 टू 160 एम एम ऑफ एच जी, 100 टू 140 एम एम ऑफ एच जी, 140 टू 170 एम एम ऑफ एच जी, 160 टू 170 एम एम ऑफ एच जी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 100 टू 140 एम एम ऑफ एच जी, यानी औसतन 120 एम एम ऑफ एच जी होता है। प्रश्न संख्या 6, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है आपका नैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। प्रश्न संख्या 7, वह न्यूनतम दबाव जो बाएं नीला यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन के ठीक पहले हृदय के विश्राम काल में होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, डायस्टोलिक प्रेशर। हृदय के विश्राम काल यानी रेस्टिंग फेज में आर्टरी में बना न्यूनतम दबाव डायस्टोलिक दबाव कहलाता है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। प्रश्न संख्या 8, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्तचाप मापते समय पहली कोरोकॉफ ध्वनि कैसी सुनाई देती है? ऑप्शन है आपका एक तीव्र थपथपाने वाली ध्वनि, एक फूंकने या ससराहट की ध्वनि, एक स्पष्ट तीव्र थपथपाने वाली ध्वनि, एक धीमी फूंकने वाली ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एक तीव्र थपथपाने वाली ध्वनि। प्रश्न संख्या 9, उम्र बढ़ने के कारण प्रायः रक्तचाप किसके कारण बढ़ जाता है? ऑप्शन है आपका मांसपेशियों कम होना, व्यायाम और आहार में बदलाव, परिधीय प्रतिरोध का घटना, धमनी की दीवारों में लोच का कम हो जाना, यानी डिक्रीज इलास्टिसिटी इन आर्टेरियल वॉल्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धमनी की दीवारों में लोच का कम हो जाना। वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में धमनियों की दीवारों में इलास्टिक फाइबर कम हो जाते हैं और कठोरता आ जाती है, जिसे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। धमनियों की लोच यानी लचीलापन कम होने के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 10, सामान्य औसत पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है आपका 10 से 15 एम एम ऑफ एच जी, 15 से 20 एम एम ऑफ एच जी, 20 से 25 एम एम ऑफ एच जी, 25 से 30 एम एम ऑफ एच जी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 से 25 एम एम ऑफ एच जी। सामान्य पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर लगभग 20 से 25 एम एम ऑफ एच जी होता है। प्रश्न संख्या 11, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका पल्स रेंज, पल्स प्रेशर, पल्स लेंथ, पल्स डिफिसिट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर के अंतर को हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं।
एग्जाम्पल मान लीजिए सिस्टोलिक हो गया 120 और डायस्टोलिक हो गया 80, तो इसका हो जाएगा हम लोग का पल्स प्रेशर कितना होगा 40, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm/Hg। प्रश्न संख्या 12, यदि किसी मरीज का रक्तचाप 140/90 mm/Hg है तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं 50 mm/Hg, 140 mm/Hg, 90 mm/Hg, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो 140 माइनस 90 इज इक्वल टू 50 mm/Hg। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, यदि किसी रोगी का रक्तचाप 160/100 है तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा। ऑप्शन है 242, 60, 96, 150। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 mm/Hg। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन है आपका 5 से 10 mm/Hg, 10 से 15 mm/Hg, 15 से 20 mm/Hg, 20 से 25 mm/Hg। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 5 to 10 mm/Hg। अब हम लोग पोर्टल वीनस प्रेशर क्या होता है वो समझ लेते हैं। हिपैटिक पोर्टल सीरा में रक्त का दबाव पोर्टल वीनस प्रेशर कहलाता है, जिससे मान्यता कितना होता है 5 से 10 mm/Hg। अगर इसमें वृद्धि होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन। प्रश्न संख्या 15, कार्डियक आउटपुट की गणना करने के लिए हृदय गति को किससे गुना करते हैं। ऑप्शन है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टमैटिक आर्टीरियल प्रेशर, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर या सर्कुलेटरी वॉल्यूम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम को जब प्रति मिनट हृदय दर कितना होता है 70, लगभग 70 होता है, से गुना किया जाता है तो हम लोग को कार्डियक आउटपुट प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न आते होंगे या नहीं आते होंगे तो सीखे होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।